हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग लेक्चर 9 करने वाले हैं। अब देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं, बिल्स पेएबल किसे कहते हैं। तो चलो फटाफट सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करने वाले हैं डेटर और क्रेडिटर से। दोनों को हम लोग डेटर और क्रेडिटर को साथ में समझते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं डेटर और क्रेडिटर को समझाने के लिए आपको कि चलो, आप मान के चलो आपने बिजनेस शुरू की, आपका नाम है राम। आपका नाम क्या है? राम। आपने अपना एक धंधा छोटा सा शुरू किया, ठीक है, जिसमें क्या करते हो, आप गुड्स को बेचते हो, ठीक है। अब मान के चलो आपका गुड्स क्या है, आप गारमेंट का शॉप है, आप गारमेंट का यानी कपड़े के दुकान, बड़ा सा होलसेल दुकान आपने बना रखी है और वहां से आप रिटेल कस्टमर को बेचते हो, ठीक है। तो आपका ये जो बिजनेस है, यहाँ पे गुड्स सेल हो रहा है। अब दूसरा जो एक रिटेल कस्टमर है आपके ही सिटी का, उसका नाम है मोहन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहन। मोहन भी कपड़ा का दुकान करता है, बट ये रिटेल है, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो होलसेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। और ये जो मोहन है वो छोटा व्यापारी है, ये रिटेल का बिजनेस करता है। रिटेल मतलब जो कस्टमर है उनको बेचता है। आप क्या करते हो, आप बड़े व्यापारी हो, आप छोटे छोटे जो दुकानदार है उसको आप सप्लाई करते हो। तो आपने गुड्स की सप्लाई की, आप मोहन को कपड़ा बेचा, आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। मान के चलो 10,000 का आपने कपड़ा बेचा, ठीक है, मोहन को बेचा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10,000 का बेचा, इसका मतलब मोहन क्या हुआ, मोहन ने आपसे खरीदा। आपने गुड्स सोल्ड किया ऑफ ₹10,000 टू मोहन। आप 10,000 का गुड्स किसको बेचे? मोहन को बेचे, जो कि एक रिटेल बिजनेस है। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आपके सिटी के अंदर आपने एक बहुत बड़ा सा दुकान खोला है जिसमें आपका नाम दिया है राम का होलसेल बिजनेस, जहां पे आप थोक व्यापारी हो, आप छोटे छोटे दुकानदार को आप बेचते हो। मोहन एक छोटा दुकानदार है, आपने गुड्स मोहन को बेचा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि गुड्स मोहन ने परचेज करी। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स परचेज करी, गुड्स परचेज करी। कौन? मोहन करा। किससे सर? गुड्स परचेज किया राम से। गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से खरीदा, कितने का? 10,000। तो सर ट्रांजेक्शन तो एक ही है, राम गुड्स बेच रहा है, मोहन गुड्स खरीद रहा है, दोनों एक ही ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल एक ही ट्रांजेक्शन है। अब क्या करता सर? अब ये होता कि जैसे ही गुड्स मोहन ने खरीदा, राम ने बेचा, तो मोहन क्या करता? पेमेंट करता। मोहन क्या करता? पेमेंट करता। किसको? राम को, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं था, पेमेंट करता, तब तो कोई इशू नहीं था। बट यहां पे मोहन पेमेंट नहीं कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पेमेंट बोला अभी नहीं करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे। अब देखो, जब आपको धंधा चलाना है मार्केट में, तो आपको कभी कभी उधार भी बेचना पड़ेगा। आपका जो रेगुलर कस्टमर है उनको तो आपको रेगुलर बेसिस पे उधार बेचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि वो आज गुड्स खरीदे, आपको 2 महीना 3 महीना पे आपको पेमेंट करे। ऐसा ये नॉर्मल बात है। आपको धंधा चलाना है तो आपको उधार के, नगद के साथ साथ आपको उधार भी बेचना पड़ेगा, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स जो परचेज किया मोहन, तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो 10,000 रुपया है वो मोहन को देने हैं। ₹10,000 जो है ये क्या है? पेएबल है। पेएबल का मतलब क्या होता है? राम को पेमेंट करना है, राम को देना है, राम को ये 10,000 देना है, राम को 10,000 देना है, ठीक है सर। अभी नहीं दिया है क्योंकि ये उधारी का ट्रांजेक्शन है, नगद ट्रांजेक्शन ये नहीं है। अब यही बात करें, अगर राम के बुक में बात करें तो राम को क्या करना है सर? राम को यही 10,000, 10,000 क्या करना है? रिसीव करना है। इसको बोलते हैं रिसीवेबल। 10,000 रिसीव करना है, यानी आप यहां पे बोल सकते हो, यहां पे क्या करना है? राम को मोहन से लेना है।
मोहन से लेना है। ठीक है सर, तो ये तो क्लियर हो गया। अब जरा समझो कि राम ने कर्जा दिया है मोहन को, क्योंकि पैसा अभी तक मोहन वापस नहीं किया है। इसका मतलब मोहन क्या हुआ सर? मोहन क्या हुआ? मोहन ऋणी हुआ। मोहन क्या हुआ? मोहन हुआ ऋणी। ऋणी का मतलब हुआ कि उसको पैसा देना है, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेटर। ऋणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर, यानी देनदार है। मोहन क्या है? देनदार है। क्यों देनदार इसको बोलेंगे? क्योंकि इसने उधारी ले रखी है, मोहन को पैसा चुकाना है राम को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देनदार। अब सर राम को क्या बोलेंगे? अब राम देखो, राम ने उधार दी है किसको? मोहन को, यानी ये हुआ ऋणदाता। ये क्या हुआ? ऋणदाता, यानी ये ऋण दिया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऋणदाता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। लेनदार। ठीक है, अब सर ये लेनदार वर्ड क्यों है? अब लेनदार का मतलब है कि इसको लेना है मोहन से और मोहन को देना है राम को। ठीक है, तो मोहन क्या हुआ? देनदार है, क्योंकि देना है, फ्यूचर में पेमेंट करना है। और राम क्या है? लेनदार, यानी क्रेडिटर है, क्योंकि इसको लेना है। क्लियर हो गया? अब जरा समझो, थोड़ा सा अब इसको समझते हैं कि राम के बुक में क्या होगा और मोहन के बुक में क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम। पहले समझ लो शांति से, उसके बाद नोट करना, तो इससे क्लैरिटी मिलेगा। हम इतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिले। अब जरा सोचो कि राम के बुक में क्या होने वाला है। तो सर राम के बुक में क्या होगा? राम ने सेल किया है। राम ने क्या किया है? सेल्स किया है। तो सेल्स का मतलब क्या होता है सर? सेल्स का मतलब होता है आमदनी, यानी ये रेवेन्यू है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। तो 10,000 का क्या होगा? राम के बुक में इनकम बढ़ जाएगा। राम के बुक में इनकम बढ़ जाएगा। साथ में राम ने सेल किया तो राम को पैसा मिलना था, बट बोला गया है मोहन के द्वारा कि हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो मोहन हमारे लिए क्या हुआ सर? हमारे बुक में मोहन तो डेटर है, क्योंकि मोहन क्या है? ऋणी है, मोहन को पैसा देना है। तो हमारे बुक में मोहन क्या हो गया सर? हमारे बुक में मोहन हो गया डेटर। डेटर, इसको हम क्या बोलेंगे? ये मोहन, मोहन हमारे बुक में क्या हो गया? डेटर। ये डेटर का मतलब क्या होता है? ये हमें पैसा देगा फ्यूचर में, तो ये हमारे लिए संपत्ति है। अब जरा सोचो, किसी से पैसा मिलना है। अब जरा सोचो, किसी को आपने उधारी दे रखी है। ठीक है, तो उधारी दे रखी है, तो वो व्यक्ति आपके लिए डेटर कहलाएगा, क्योंकि वो पैसा आपको देगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपका एसेट है, क्योंकि आपने एसेट की डिफिनेशन क्या पढ़ रखी है? जिससे कुछ फ्यूचर में आने वाला हो वो हमारा एसेट कहलाता है। अगर हमें चुकाना पड़ेगा तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज बन जाता है। तो चूंकि डेटर से हमें पैसा आने वाला है, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा 10,000 का। कितना का हो जाएगा? एसेट हो जाएगा 10,000 का। अब सर अगर वहीं पे बात कर ले कि मोहन के बुक्स में क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन के किताब में, यानी मोहन जब अकाउंटिंग करेगा तो वो अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? तो जरा समझते हैं। तो सर मोहन के बुक में तो सबसे पहली बात तो मोहन खरीदा है, तो यानी परचेज रिकॉर्ड करेगा। मोहन क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज। और परचेज क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है बिजनेस का। अब देखो, सेल करोगे तो तुम्हारा आमदनी बढ़ेगा, ठीक है, और परचेज करोगे तो तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो मोहन रिकॉर्ड करेगा 10,000 का खर्चा। मोहन क्या रिकॉर्ड करेगा? 10,000 का खर्चा। अब चूंकि मोहन तुरंत पे कर देता तब तो कैश चला जाता, लेकिन मोहन ने तुरंत पेमेंट नहीं करी। अब देखो, चूंकि मोहन ने पेमेंट नहीं करी तो मोहन का एक जिम्मेदारी बनता है कि वो फ्यूचर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस राम को पेमेंट करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, यानी आपके धंधे से, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है कहीं दूसरी ओर। आज नहीं जा रहा है, लेकिन भविष्य में जाएगा। ठीक है, तो भविष्य में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो सर अगर फ्यूचर में हमें कभी भी आउटफ्लो करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइबिलिटीज का क्या नाम देंगे? तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि राम क्या है? एक
क्रेडिटर है, ऋणदाता है, क्योंकि उसको पैसा लेना है, उसने कर्जा दे रखी है। तो यहां पे राम क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और क्रेडिटर क्या है सर, क्रेडिटर चूंकि इसको पैसा चुकाना है, तो क्रेडिटर क्या होता है, हमारे मोहन के बिजनेस में क्रेडिटर एक लाइबिलिटीज है, यानी फ्यूचर में पेमेंट करना है, फ्यूचर में पैसा जाएगा धंधे से, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज है। तो 10,000 का राम क्या करेगा, लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेगा, यानी सॉरी मोहन रिकॉर्ड करेगा। तो राम के बुक में क्या हुआ, राम ने सेल किया था तो इनकम बढ़ा, साथ में पैसा आना था लेकिन पैसा नहीं आया, लेकिन एसेट के रूप में एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, यानी मोहन ने प्रॉमिस किया कि हम पैसा 2 महीने बाद चुका देंगे, तो मोहन हमारे लिए एसेट बन के हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एज अ मोहन को हम डेटर बोलेंगे। डेटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा ऋणी है, वो उसे पैसा देना है, इसीलिए हम उसे देनदार बोलते हैं, उसको पैसा देना है। ठीक है, तो ये हो गया राम की कहानी। मोहन क्या हुआ, मोहन तो गुड्स खरीदा था, और परचेज करना हमारे धंधे के लिए खर्चा होता है, हम जितना परचेज करेंगे उतना से हमारा खर्चा बढ़ेगा। अब चूंकि तुरंत पेमेंट कर देते तो कैश हमारा कम जाता, लेकिन हम तुरंत नहीं पेमेंट किया, हम बोले कि भविष्य में हम आपको पेमेंट करेंगे, हम अभी उधारी आपसे खरीद रहे हैं। तो उधारी खरीद रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्लिगेशन यानी एक जिम्मेदारी क्रिएट हो रही है कि अगर हम किसी से उधारी खरीदते हुए तो हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है, और अगर फ्यूचर में पेमेंट करना है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटीज होता है, एक जिम्मेदारी होता है। तो राम के बुक में खर्चा भी बढ़ा और साथ में जिम्मेदारी यानी कि लाइबिलिटीज भी बढ़ा 10,000। आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिटर कौन होता है, डेटर कौन होता है। डेटर वो व्यक्ति होता है जिसने गुड्स खरीद रखी है, यानी जो उधारी, आप ऐसा आसान भाषा में बोलो कि डेटर वो होता है जिसने उधारी ले रखी है। ठीक है, जिसने उधारी ले रखी है। ठीक है, हम अगर किसी से उधारी ले रखे हैं तो हम क्या बन जाएंगे, हम उस बिजनेस के लिए डेटर बन जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है, तो क्रेडिटर होता है जिसने उधारी दे रखी है, जिसने उधारी दे रखी है। ठीक है, वो बन जाता है क्रेडिटर। अब देखो, हम इसको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 90% जो स्टूडेंट होता है वो जर्नल लेजर तो सीख जाता है, लेकिन यही सब मैटर में वो उलझ जाता है कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। बट मैं चाहता हूं कि आपको ये क्लियर हो कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल तो हमने परचेज और सेल का बात किया कि अगर हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो कैसे, कौन डेटर होता है, कौन क्रेडिटर होता है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मान के चलो कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड बिजनेस कर रही है और उसे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसके लिए एबीसी लिमिटेड को क्या चाहिए, लोन चाहिए, एबीसी लिमिटेड को कर्जा चाहिए। तो वो किसके पास गया, एबीसी लिमिटेड एसबीआई के पास गया। एबीसी लिमिटेड किसके पास गया, एसबीआई के पास गया। एसबीआई आप जानते होंगे, एसबीआई बैंक का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एबीसी लिमिटेड को क्या करना है, लोन लेना है, तो ये एसबीआई के पास गया। एसबीआई को भी लोन तो देना है, एसबीआई का धंधा ही है लोन लेना, लोन देना। मतलब आप अगर कस्टमर के पास पैसा है तो वो डिपॉजिट के रूप में लेता है, जिसको पैसे की जरूरत है लोन देता है। तो एबीसी लिमिटेड एसबीआई के पास गया लोन लेने के लिए, एसबीआई ने लोन दिया। तो एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, लोन ले रहा है, यानी इसको बोलते हैं लोन टेकन। एबीसी लिमिटेड क्या किया, लोन लिया, किससे, एसबीआई से, फ्रॉम लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है सर, लोन एसबीआई से लिया, मान के चलता हूं 10 लाख का लोन लिया। ठीक है सर, अब जरा सोचो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे एसबीआई क्या कर रहा है, लोन दिया। एसबीआई क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। लोन गिवन किसको, सर एबीसी लिमिटेड को। लोन गिवन टू एबीसी लिमिटेड, कितना, ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख का एसबीआई ने एबीसी को लोन दिया। अब जरा सोचो कि अगर पैसा किसके पास आ रहा है, सर इसका थोड़ा सा आप तीर को ठीक कर लो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। यहां पे क्या हो रहा है, लोन दिया जा रहा है और एबीसी लिमिटेड लोन ले रहा है।
ठीक है। चलो, अब एबीसी लिमिटेड को पेमेंट भी करना पड़ेगा सर। ऐसा तो नहीं है कि लोन ले लिया फ्यूचर में पेमेंट करेगा ही नहीं, फ्यूचर में उसको इंस्टॉलमेंट में दो या एक साथ दे, जैसे भी हो, बट एबीसी लिमिटेड को तो पेमेंट करना है सर। एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? एसबीआई को। ठीक है, तो अगर जरा सोचो कि ये जो 10 लाख है एबीसी लिमिटेड के लिए क्या होगा सर? ये 10 लाख एबीसी लिमिटेड के लिए पेएबल होगा। क्या होगा? पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है सर? आसान भाषा में थोड़ा समझा दो। 10 लाख देना है एबीसी को, देना है किसको? एबीसी को। किसको देना है? एसबीआई को देना है। ठीक है, तो ये 10 लाख एबीसी देगी किसको? एसबीआई को। अब यहां पे एसबीआई के लिए क्या होगा? तो सर एसबीआई के लिए वही 10 लाख जो है एबीसी के लिए पेएबल था, बट एसबीआई के लिए क्या है? रिसीवेबल है। एसबीआई के लिए क्या है? रिसीवेबल है। क्यों रिसीवेबल है? क्योंकि सर ये 10 लाख लेगी, लेना है, एसबीआई कलेक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब यहां पे आप बताओ फटाफट कि कौन लोन दे रही है, यानी कि आप बोल सकते हो कौन उधार दे रही है, कौन कर्जा दे रही है और कौन कर्जा ले रही है। तो सर एसबीआई कर्जा दे रही है, एसबीआई कर्जा दे रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर ऋणदाता। इसको क्या बोलेंगे? ऋणदाता, यानी जो ऋण दे रही है, ऋणदाता। ठीक है, यानी आप इसे हम बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? लेनदार। लेनदार कौन हुआ? जिसको भविष्य में लेना है, क्योंकि देखो एसबीआई तो ऑलरेडी लोन के रूप में दे रखा है, फ्यूचर में एबीसी से पैसा लेना है, इसीलिए एसबीआई को हम क्या बोलेंगे? लेनदार, यानी क्रेडिटर बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर एबीसी लिमिटेड कौन है? एबीसी लिमिटेड कर्जा ले रखा है, इसको हम बोलेंगे ऋणी। इसको क्या बोलेंगे? ऋणी। ऋणी का मतलब क्या हुआ सर? ये डेटर है। डेटर क्यों है? डेटर इसलिए है क्योंकि इसको देना है, चुकाना है। इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे देनदार। वो क्लियर हो गया होगा कि देनदार क्या होता है, लेनदार क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो सर आसान भाषा में अगर बोले, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो डेटर कौन होता है? तो डेटर वो पर्सन होता है जिसने कर्जा ले रखी है, जिसने कर्जा। पिछले सेंटेंस में चूंकि गुड्स सेल हो रहा था, परचेज हो रहा था, तो हम उधार बोले थे, बट यहां पे आप ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो आपको समझने के लिए कि जिसने उधार ले रखी है। अब जब अगर सोचो कोई उधार लेगा तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, तो चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसीलिए डेटर को देनदार बोलते हैं। देनदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर की बात करें तो सर क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर वो होता है जिसने कर्जा यानी उधार दे रखी है। उधार क्या कर रही है? दे रखी है। तो कोई अगर उधार देता है बच्चों, तो वो तो पैसा लेगा, तो इसीलिए उसको लेनदार बोलते हैं। तो मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। 2 एग्जांपल दिया, एक परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और दूसरा हमने एग्जांपल दिया लोन का। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जो उधार देता है या जो कर्जा देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, यानी ऋणदाता। ठीक है, और जो उधार लेता है, जो कर्जा लेता है, वो क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है डेटर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलो फटाफट आप लोग डेटर के बारे में फटाफट हम लोग लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमने समझ तो लिया डेटर क्या होता है। अब फटाफट लिख लेते हैं कि अगर कभी आपको पूछा जाएगा कि डेटर क्या होता है तो आप जवाब दे पाओ। डेटर क्या होता है? डेटर कोई पर्सन हो सकता है या कोई एंटिटी हो सकता है। डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर्सन और एंटिटी that owes money to someone else। ठीक है, ये मैंने क्या बोल दिया सर?
डेटर कोई पर्सन हो सकता है या कोई एंटिटी हो सकता है जो मनी को ओज करता है। मनी को ओज करता है मतलब क्या हुआ सर, जिसने उधार ले रखी है। यानी इसको आसान भाषा में बोल रहे हैं तो अगर किसी का पैसा रखा है, ठीक है, किसी का पैसा रखा है, पैसा रखा है यानी ओज मनी उसको बोलते हैं। किसी का पैसा रखा है यानी हमने किसी से उधारी ले रखी है, यानी किसी का पैसा ले रखा है, किसी से कर्जा ले रखे हैं, तो फिर वो होता है ओज मनी टू समवन एल्स। यानी हमने ओज मतलब होता है कि हमने उधार ले रखी है, उधार ले रखी है। क्या ले रखी है? मनी उधार ले रखी है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उधार ले रखी। ठीक है, चलो अब अगर हमने किसी का उधार ले रखे हैं तो डेटर का ऑब्लिगेशन होता है कि उसको कभी ना कभी फ्यूचर में उसको पेमेंट करे। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि द डेटर हैज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है सर? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू रीपे। डेटर के पास क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है रीपे करने का। किसको? क्रेडिटर को, टू द क्रेडिटर्स। अब भाई साहब उधार ले रखे हो तो चुकाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, यानी कि अगर आपने डेटर है, आप उधार ले रखे हैं तो फिर चुकाना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आज करो, कल करो, परसों करो, जब भी करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा पेमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था डेटर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिटर कौन होता है। तो क्रेडिटर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्रेडिटर कौन होगा? तो अ क्रेडिटर इज अ पर्सन। क्रेडिटर एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एंटिटी हो सकता है। और ए क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी, ठीक है, जो क्या किया है यहां पे, उसने ओज किया था मनी, पैसा किसी का ले रखा था, बट यहां पे तो किसी ने उधार दे रखी है। ए क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट लेंड्स मनी। लेंड्स मतलब होता है उधार देना, दैट लेंड्स मनी टू समवन एल्स। किसी को उधार दे रखा है, टू समवन एल्स। यानी कि आप अगर इसको आसान भाषा में समझो, लेंड्स मनी का मतलब क्या होता है? लेंड्स मनी का मतलब होता है किसी को उधार दे रखे हैं, किसी को उधार दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्रेडिटर वो पर्सन और एंटिटी होता है जो लेंड्स मनी करता है टू समवन एल्स, किसी को उधार देता है। ठीक है, अब इसके साथ ये भी बोल सकते हो कि क्रेडिटर के पास राइट होता है पैसा कलेक्ट करने का। डेटर को क्या होता है? जिम्मेदारी होती है पैसा चुकाने की। उसी तरह से क्रेडिटर के पास राइट होता है। द क्रेडिटर हैज अ राइट, द क्रेडिटर हैज अ राइट टू कलेक्ट द मनी। क्रेडिटर के पास क्या होता है? राइट होता है मनी को कलेक्ट करने का। टू कलेक्ट द मनी किससे? तो सर डेटर से, फ्रॉम डेटर्स। क्लियर हो गया कि डेटर को चुकाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर के पास राइट होता है वसूलने का, अधिकार होता है वसूलने का। अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का। ये भी आपको डेटर और क्रेडिटर से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल मैं यहां से क्या करता हूं, क्रॉप कर लेता हूं, ठीक है, और आपके स्क्रीन पे रखता हूं। ठीक है, इसी एग्जांपल को। ठीक है, चलो अब जरा देखो। ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं आपके सामने में रखता हूं, एड टू द न्यू पेज। ठीक है, चलो अब इस एग्जांपल से हम क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को समझते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में क्या था कि राम गुड्स बेच रहा था मोहन को, और मोहन गुड्स खरीद रहा था। ठीक है, तो मोहन को पैसा देना था यानी पेएबल था, राम को पैसा लेना था यानी वो रिसीवेबल था। ठीक है, तो मोहन क्या हो गया था? डेटर हो गया था, राम क्या था? क्रेडिटर था। ये तो हमने अच्छे से समझ लिया।
अब यहां पे बात करते हैं कि अब जरा सोचो कि यहां पे क्या हो रहा है कि राम बोल रहा है मोहन से कि देखो तुम तो बोल रहे हो कि हम 10,000 2 महीने बाद दे देंगे, बट क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद तुम दोगे? ठीक है, तुम क्या करो, हमें लिख के दे दो, जिससे क्या होगा कि अगर मान के चलो तुम फेल हो जाते हो देने में या बीच में हमें पैसे की जरूरत होती है, तो उसको हम बैंक से जाके इनकैश करा सकते हैं और बैंक तुमसे पैसा ले लेगी। ठीक है, ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें हमें डिटेल से बताया जाएगा। बस आप एक बात समझ लो कि अब जब कभी भी हम किसी को उधारी बेचते हैं या फिर कोई कर्जा देते हैं, ठीक है, उस केस में अगर डेटर लिख के दे देता है, डेटर क्या करता है, ध्यान से सुनना, लिख के दे देता है, किस में, डेटर लिख के दे देता है एक या किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, किसी बिल में लिख के दे देता है। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो, किसी बिल के अंदर लिख के दे देता है, साइन करके दे देता है कि हम आपको ये 10,000 रुपया 2 महीने के अंदर चुका देंगे। तो अगर बिल लिख देता है, या फिर एक होता है प्रोमिसरी नोट, यानी प्रॉमिस करके नोट बना के दे देता है कि हम आपको इस 10,000 को इतने दिन के अंदर चुका देंगे। तो बिल और प्रोमिसरी नोट क्या कर देता है, साइन कर देता है, साइन कर देता है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर साइन करके मोहन राम को दे देता है कि भाई साहब ये लो, अगर तुमको विश्वास नहीं था तो हम तुमको लिख के दे दिए, अगर हम नहीं देंगे तो तुम हमसे कानूनी कार्रवाई हम पे कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉजिक वही है, राम ने मोहन को बेचा, यानी मोहन क्या कर रहा है, पैसा रखा है राम का। तो लॉजिक यही है, यहां पे क्या हो जाएगा, राम के बुक में अगर हम बात कर ले, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, राम के बुक में हो क्या रहा था सर, राम के बुक में क्या हो रहा था, सेल्स को रिकॉर्ड किया गया था। सेल्स क्या था, इनकम था। सेल्स क्या था, रेवेन्यू आप बोल सकते हो, सेल्स क्या था, रेवेन्यू था। 10,000 का रेवेन्यू राम के बुक में लिखा गया था। और दूसरा क्या था, मोहन जो कि डेटर था, मोहन क्या था, डेटर था। अब डेटर, अब मोहन डेटर नहीं है क्योंकि लिख के दे दिया है ना मोहन। मोहन अगर लिख के दे दिया है तो वही चीज राम के बुक में क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। राम की बुक में क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, किसके नाम पे, मोहन के नाम पे। मोहन जो लिख के दिया ना बिल, वो राम के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, क्योंकि राम के पास अधिकार है उस 10,000 को वसूलने का। यानी ये बिल्स रिसीवेबल जो है वो राम के लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल सर राम के लिए एसेट हो गया, क्योंकि राम के पास अधिकार है कि अगर 10,000 मोहन नहीं चुका पाएगा तो कोर्ट में जाके मोहन के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट बॉन्ड करा सकती है मोहन को इस 10,000 को चुकाने के लिए। ठीक है, तो राम के लिए तो वो संपत्ति है, यानी उस वही बिल राम के लिए क्या बन जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। रिसीवेबल का आप आसान भाषा में समझो तो लेना हो जाएगा, मोहन को उस बिल से पैसा कलेक्ट करना है, इसीलिए वो रिसीवेबल बन गया मोहन के लिए, राम के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों, इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन के बुक में क्या होगा, मोहन के बुक में क्या होगा। अगर आप इसको आज समझ लिए ना तो लाइफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको अभी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछना, क्योंकि ये सब थोड़ा टेक्निकल होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, अभी आप समझ लोगे तो आपको आगे चल के आपको बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, अब मोहन के बुक में सर परचेज तो वही खर्चा होगा, 10,000 का तो मोहन ने परचेज कर रखा था, तो वो 10,000 का एक्सपेंसेस होगा। और क्या होगा कि राम जिसको हम क्रेडिटर बोलते थे, अब वो क्रेडिटर नहीं बोल के अब हम बिल्स पेएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितने का, 10,000 का। पेएबल क्यों है, क्योंकि पे करना है, अल्टीमेटली किसको पे करना है, मोहन को ही पे करना है, इसीलिए हमारे लिए पेएबल बन गया, हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हमें 10,000 पे करना है, यानी बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर भी हमारे लिए लाइबिलिटीज था, बिल्स पेएबल बहुत आसान है, बस ये है कि वहां पे मुंह से बोलते थे कि हम तुमको पैसा दे देंगे, अब हम लिख के दे रहे हैं, तो मुंह से बोलते थे तो हम उसके लिए क्रेडिटर थे, हम हमारे लिए क्या, राम क्या था, क्रेडिटर था, क्योंकि हमने मुंह से बोल रखे थे, अब लिख के दे दिए तो वही हमारे लिए बिल्स पेएबल बन गया। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट हम लोग ये आप एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के अंदर लिख लेना। अब हम लोग बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल होता है, इट
represents, it represents the amount of money, represents the amount of money you are expecting to receive, you are एक्सपेक्टिंग, हमें उम्मीद है कि ये पैसा मिल जाएगा। यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, किससे रिसीव करना है? किसी दूसरे से जिसको हमने बेचा था गुड्स फ्रॉम अदर्स। जैसे हमारे केस में कौन था? मोहन था। इन द फॉर्म ऑफ, ये पैसा किस फॉर्म में आएगा? ये पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, इन द फॉर्म ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट, इन द फॉर्म ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट। ठीक है सर, हमने क्या बात करी? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो हम किसी दूसरे से रिसीव करने का उम्मीद रखते हैं बिल्स और प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। अब अगर बात कर ले बिल्स पेएबल क्या होता है, तो यहां पे क्या था? बिल्स रिसीवेबल में हमें एक्सपेक्टेशन था पैसा आएगा, लेकिन बिल्स पेएबल में हमें पैसा चुकाना है। बिल्स पेएबल क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, यू नीड टू पे, अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना है, यू नीड टू पे इन द फॉर्म ऑफ, पे किसको करना है? किसी दूसरे को जिससे हमने गुड्स खरीदा है, इन द फॉर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट, बिल और प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में, इन द बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स। क्लियर हो गया कि ये उस अमाउंट ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है जो हमें पे करना होता है अदर्स को बिल और प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में, तो उसे हम बिल्स पेएबल होते हैं। बिल्स रिसीवेबल में हमें पैसा आने की उम्मीद रहती है, बिल्स पेएबल में हमें पैसा चुकाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल की चर्चा कर ली। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ये आपको अकाउंट्स में कहीं कहीं सुनने को मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? तो देखो, जब डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़ दोगे, यानी आपके बुक में जितना डेटर होगा और जितना बिल्स रिसीवेबल होगा, दोनों को अगर जोड़ देते हो ना, तो वो ट्रेड रिसीवेबल आपका बन जाएगा। दूसरा केस, अगर सर ट्रेड पेएबल की बात करें, तो ट्रेड पेएबल क्या होता है? तो ट्रेड पेएबल होता है कि आपके बुक में जितना क्रेडिटर है, आपके बुक में जितना क्रेडिटर है, उसमें आप अगर बिल्स पेएबल को भी जोड़ देते हो, मान के चलो 1 लाख का क्रेडिटर था और बिल्स पेएबल था 50,000, तो दोनों को जोड़ के 1,50,000 वो आपका बन जाएगा ट्रेड पेएबल। यानी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल क्या है? कंबाइंड कर दिया है डेटर और बिल्स रिसीवेबल को, और क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। और एज यूजुअल मैंने आपके लिए 4 क्यूज बना के रखे हैं, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के ऊपर। आप जरूर बताना कि आपको आज की क्लास समझ में आई या नहीं, और आपको इस क्विज का रिप्लाई भी करना है। आपको बताना है कि इसमें से 4 में से कौन से ऑप्शन आपको सही लगता है। अब देखो, जब तक आप करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे कैसे? ठीक है, इसीलिए आपको क्विज का अभी से प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप के फॉर्म में आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्विज का रिप्लाई जरूर एंड जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो तो फिर जय हिंद।